कंट्रोवर्शियल भी रील था जो बहुत वायरल हुआ, जिसपे आपने बोला डिप्रेशन इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ डिजीज। कई सारे लोग उस पर बहुत ऑफेंड भी हुए। बहुत लोग इससे ऑफेंड होते हैं, बहुत ज्यादा। उसका एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कई स्टडीज तो ये बताती हैं कि ग्रैटिट्यूड करने वाले लोगों की अगर उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स हो, उनकी टेंडेंसी सुसाइडल हो, तो वो भी शिफ्ट होने लगती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को 23 इयर्स की एज में उनका एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके 8 वर्टेब्रेज टूट गए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया तुम दोबारा कभी चल नहीं पाओगे, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो सारी जिंदगी पैरालाइज्ड रहोगे। उन्होंने कहा यार, जब मैं अपनी मदर के वूम्ब में था उस समय पर कौन से डॉक्टर ने आके मेरी रीढ़ की हड्डी बनाई थी? किसी ने नहीं। कोई तो डिवाइन पावर थी, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा भैया कर क्या रहे हो तुम, ये तो खत्म हो जाओगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने लेटे लेटे अपनी विजुअलाइजेशंस करनी शुरू की और विजुअलाइजेशंस में उन्होंने ये देखा आंखें बंद करके कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है बन रही है। 3 महीने के अंदर, विद इन 12 वीक्स, वो बंदा जो जिसको डॉक्टर बोला था आप उठ नहीं सकते, वो 3 महीने के अंदर 12 हफ्तों के अंदर हॉस्पिटल खुद चल के गया, अपनी रीढ़ की हड्डी खुद से बना दी। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी कॉन्सेप्ट में हमको लगता है कि मैं चीजों को अट्रैक्ट करूंगा। अरे नहीं, चीजें भी तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ सकती हैं। सब चीज अगर एनर्जी है जीशान भाई, आप एनर्जी हो, ये माइक एनर्जी है, बॉटल एनर्जी है, सब चीज एनर्जी है, तो जरूरी थोड़ा मैं ही अट्रैक्ट करूंगा। हो सकता है ये मुझे अट्रैक्ट कर ले कि मुझे इस बंदे के पास जाके इसके होठों से टच होना है। विजुअलाइजेशन के ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स है, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो लोगों को करने चाहिए, या फिर कुछ मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड? एक नया सेगमेंट, एक नई चीज़ जिस पे बहुत फोकस किया जा रहा है, जिस पे पहले फोकस नहीं किया जाता था, मुझे लगता है वो गट हेल्थ है। आपका इसके ऊपर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या कि गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कुछ बातें, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या फिर डिजिटली बिजनेस करना चाहते हो, या फिर इन दोनों फील्ड को ऑलरेडी कर रहे हो, तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर आपके लिए ही है। बिकॉज यहाँ हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, और दूसरी तरफ कैसे आप डिजिटली अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो। सो वेलकम बैक अनुराग जी, आपका स्वागत है। हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जो था वो हुआ था, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसमें से कई सारे शॉर्ट्स और रील्स काफ़ी फेमस भी हुए। स्पेशली वो जो ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड आपने कहानी बताई थी, वो लोगों को बहुत पसंद आई। कई सारे लोग, मैं देख रहा था, मुझे ही लोग शेयर कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे कि यार आपका ये पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छा लगा। और एक कंट्रोवर्शियल भी रील था जो बहुत वायरल हुआ, जिसपे आपने बोला डिप्रेशन इज़ अ चॉइस। ये वाला जो आपने रील बनाया था, वो काफ़ी सारे लोगों ने रिक्रिएट किया, अपने पेजेस में डाला, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए उसके ऊपर। और कई सारे लोग उस पर बहुत ऑफेंड भी हुए, बिकॉज डिप्रेशन एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ही है। तो उससे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है? वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका कि आपने सोचा था इतना ये वायरल हो जाएगा, इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे दोबारा खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ पर एक एक और पॉडकास्ट के लिए कनेक्ट कर पा रहे हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब जब भी मैंने काम करना शुरू किया, तो मैं किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, मतलब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर से मैंने अपना करियर शुरू किया, तो मैं किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए कहीं पर जाता था, तो जब 1 साल दोबारा हो जाता था, तो मुझे जो लोग जहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया है वहाँ से वो रिपीट बहुत ज़्यादा मुझे आने का मौका मिलता था, उनके साथ काम करने का। और यही मेरे साथ पॉडकास्ट में हो रहा है कि जिन भी अच्छे लोगों से मिलता हूँ तो ऐसी वाइब्स एक्सचेंज हो जाती हैं कि दोबारा मिलने का मौका ऊपर वाला बना ही देता है। तो थैंक यू सो मच। और कुछ अमेजिंग आज आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे यहाँ पर पॉडकास्ट में। लेकिन हाँ, जो आपने सवाल किया कि ग्रैटिट्यूड की हमने बात की थी लास्ट सेशन में, और मैंने हदीस का एक वाक़या भी आपके साथ शेयर किया था। हज़रत मूसा की एक स्टोरी मैंने शेयर की थी। बहुत लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, दिल से प्यार दिया, और उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको वो चीज़ वाकई अच्छी लगी है। और सुनने में जितना अच्छा लगता है ना ग्रैटिट्यूड, ये इम्प्लीमेंट करने में उससे, अगर मैं बोलूँ, 1 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि जब तक चीज़ों को हम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, तब तक हम उनकी भव्यता को, वो कितनी लैविश हैं चीज़ें, उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। और ग्रैटिट्यूड इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपके ब्रेन के सभी सेंटर्स को एक्टिवेट कर देता है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। आपका ध्यान जो ज़िंदगी में क्या कम हो गया उस पे था, उससे अब ज़िंदगी में क्या क्या है वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इनफैक्ट कई स्टडीज़ तो ये बताती हैं कि ग्रैटिट्यूड करने वाले लोगों की अगर उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स हो, उनकी टेंडेंसी सुसाइडल हो, तो वो भी शिफ्ट होने लगती है। क्योंकि हम नेगेटिविटी में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान ज़िंदगी में क्या नहीं है इस पर है।
शुक्र करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद हमारा ध्यान किस पर, उस पर चला जाता है जो जिंदगी में है, तो हमारा टोटल माइंड सेट शिफ्ट हो जाता है ना। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड इतनी पावरफुल चीज़ है। मैं बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर किसी एक चीज़ ने सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला होगा तो वो ग्रैटिट्यूड होगा। और तीसरी चीज़ जो आपने कही कि हाँ, हमने लास्ट टाइम बात किया था कि डिप्रेशन इज़ अ चॉइस। बहुत लोग इससे ऑफेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा। उसका एक सबसे बड़ा कारण पता क्या है? जब हम किसी दूसरे को सुनते हैं ना, तो हम उसको जानते नहीं है। हमारा ओपिनियन सिर्फ वो 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स का रहता है कि अच्छा रील बना दी, बैठ के 4 लोग मिल गए, बात कर ली, तुम होते कौन हो, तुम्हें पता क्या है बोलने के लिए, ये सब कुछ। लेकिन जिस इंसान ने ये बात बोली है ना, ये वो इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में वो सुसाइडल थॉट्स को देखा हुआ है। और जब तक हम किसी सिचुएशन में होते हैं ना, तब तक हम उसको रियलिस्टिक अप्रोच से नहीं देख रहे होते हैं, हम उसको जनरलाइज्ड अप्रोच से देख रहे होते हैं। वो अप्रोच जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के बना दी है। और मैं किसी भी चीज़ को लेकर के अगर बात करूंगा, उस चीज़ में अगर कोई भी इंसान है तो वो ऑफेंड होगा, क्योंकि वो ईगो पे लगती है सीधी बात जाकर। अच्छा, ये कैसे, मतलब मैं कैसे बोल दिया, ऐसा कैसा बोल दिया, मैं खुद से हूँ। आप सीधे, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है ना, वो सबसे पहले हमारी ईगो को बूस्ट करती है। मतलब आप देखो, हम नाम भी हमारी जो ईगो को सेटिस्फैक्शन देते हैं, हम वो रखेंगे। मतलब हम हर चीज़ से अपने आप को, हमारे माइंड के 3 सेंटर्स होते हैं। हमारा इमोशनल सेंटर अलग है, हमारा ईगो सेंटर अलग है। तो ये जो ईगो सेंटर है ना, सबसे पहले चीज़ों को अपने ऊपर लेता है। मैं एक जगह कोई मजाक भी कर रहा था, कोई एक बाबा थे, वो मतलब वो वाले बाबा जो आजकल होते हैं, वो कोई बाबा को जेल हो गई। तो मैंने बोला किसी को, मैंने कहा यार ये बाबा तो ऐसे, वो तो लड़ने के लिए, वो बोला ऐसे नहीं। अब यकीन मानो, उनको ये गुस्सा नहीं आ रहा है कि आप बाबा को ऐसा बोल रहे हो, उनको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम उन बाबा को फॉलो करते हैं। तो अगर वो गलत हुए तो इसका मतलब हम भी गलत हुए, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। तो लोग चीजों के साथ इतना ज्यादा पर्सनली कनेक्टेड हो जाते हैं कि उनको लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उस डिप्रेशन की, उस स्ट्रेस की स्टेट में होते हैं, तब तक हमें पता नहीं लग रहा होता। मुझे भी नहीं लग रहा था। मैंने उस डिप्रेशन को, मैंने 4 साल लगातार एंटी डिप्रेसेंट 8-8 16-16 गोली पे पहुंचने के बाद भी मैंने उस जो भी ऑफेंड हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, 100% ठीक हुआ है। लेकिन जब वो इससे बाहर निकलेंगे, तब उनको रियलाइज होगा कि वाकई में ही हम कुछ चीज़ों को चूज कर सकते थे, और कुछ अच्छी चीज़ों को ना चूज करना भी बुरी चीज़ को चूज करना ही है। पता नहीं कौन सी हैरी पॉटर की कौन सी मूवी थी, वो बोलते हैं कि जो इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आगे आ जाए। तो वो 100 में से 99 लोग पीछे हट गए। वो हैरी पॉटर को बोलते हैं अच्छा वेरी गुड, तुमने डिसीजन, वो वहीं खड़ा है, लेकिन बाकी लोगों के पीछे हटने के कारण लग रहा है कि भाई ये जो है आगे आ गया है। तो यही एक्चुअल में वहाँ पर भी हो रहा है कि बहुत से लोग जो ऑफेंड हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये हमारे बारे में बात की जा रही है, या हम कैसे चूज कर सकते हैं कि ये बात कैसे कर रहे हो, तुम्हें पता क्या है डिप्रेशन के बारे में। अरे भैया, हमारे इतने इवेंट्स होते हैं, और मैंने लोगों को जो 15-15 20-20 गोली डिप्रेशन की लेते हैं, उनको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में हंसते खेलते बढ़िया अपनी ज़िंदगी को चैरिश करते हुए देखा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उनकी चॉइसेस को बदला, मैंने उनकी मेंटल स्टेट को बदला, उनका फोकस कहाँ पे है उस चीज़ को बदला। तो अगर ये आपके लिए कोई और कर सकता है, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप ऑफेंड हो गए, आपने मुझे गाली दी, या आपने कुछ भी किया, ये आपकी चॉइस है या नहीं है? सपोज करो मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं जिसने मुझे गाली दी या जो कुछ मुझे बोल रहा है, ये आपकी चॉइस थी या नहीं थी? तो मैं क्या बोल रहा हूं उस पर रिएक्ट करना आपकी चॉइस है, लेकिन आपका मन क्या बोल रहा है उस पर रिएक्ट करना आपकी चॉइस नहीं है। कितना ज्यादा आप देखो, मतलब व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंग्जाइटी? आपके नेगेटिव थॉट्स जो कि एक लूप में फंस चुके हैं। हम कभी भी डिप्रेस नहीं होते ज़ीशान भाई। सबसे पहले हमारा मूड खराब होता है। ये एक स्टेट है पूरी की पूरी। हमारे मूड से बनती है हमारी स्टेट, हमारे स्टेट से बनता है हमारा टेम्परामेंट, हमारे टेम्परामेंट से बनती है हमारी पर्सनैलिटी, और जो पर्सनैलिटी है वो डिप्रेस्ड है। मूड हमारा डिप्रेस नहीं, मूड तो आपका मूड खराब हो सकता है, मेरा मूड खराब हो सकता है, इनसे मिला बढ़िया मूड हो गया, उनसे मिला खराब हो गया, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं 3 दिन तक उस खराब मूड की स्टेट में रहता हूं तो वो मेरी स्टेट बनती है। एग्जैक्टली 3 हफ्ते तक मैं उस खराब मूड की स्टेट से और अपने आप को ढकता हूं तो वो मेरा टेम्परामेंट बनता है। 3 महीने तक उसी टेम्परामेंट में घुसा रहता हूं तो मेरी पर्सनैलिटी बनती है। राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पर रिएक्ट करना आपकी चॉइस हो सकती है।
आपका मन क्या बोल रहा है इस पर रिएक्ट करना आपकी चॉइस नहीं हो सकती, तो ये थोड़ा सा गलत है हमें समझना। लेकिन हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम उस मूड, उस स्टेट, उस टेम्परामेंट, उस पर्सनैलिटी में होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, मेरे बस में नहीं है बाहर निकलना। मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब आप थोड़ी दूर से देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार, किया जा सकता था। अगर कोई और इंसान मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के करवा सकता है तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन वो लोग शायद ट्राई नहीं करते। नहीं, मैं आपकी बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। एक्चुअली बात ये है ना, आजकल हमें ऐसा लगता है ना कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी गोली में है। तो आप थोड़ा सा बुखार हुआ, आजकल आप देखोगे लोग गोली खाना चालू कर देते हैं। इनफैक्ट मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट भी देख रहा था, मतलब कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा है, हम लोग को हर चीज़ ऐसा लगता है कि बाल अच्छे करना है तो शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट मैंने देखा। 3 बाल लिए गए थे, मतलब सैंपल लिए गए थे एक आदमी के। अब उसने कैसे वो एक्सपेरिमेंट किया मुझे नहीं पता, बट एक बाल जो शैम्पू के साथ वो स्ट्रैंड था, दूसरा शैम्पू प्लस कंडीशनर, और तीसरा विदाउट एनीथिंग था। और उसके ऊपर ना वो लोग एक एक करके, जैसे रस्सी रहती है वैसे धाग रखे थे और उस पर वेट डालते जा रहे थे, पेनीज डालते जा रहे थे। तो सबसे पहले आपको पता है कौन सा वाला टूटा? जो सिर्फ शैम्पू करता था, शैम्पू वाला टूटा। सेकंड टूटा जो शैम्पू प्लस कंडीशनर करते थे, वो वाला वो टूट गया। और थर्ड वाला टूटा जो कुछ नहीं कर रहे थे। बेसिकली नेचुरली हमारे हेयर ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन लोग अभी एड्स इतने आते हैं, अलग अलग कंपनीज है, वो हमें चाहती है, हमें पहले ख़राब फील कराते हैं कि आपके बाल सही नहीं, आप ये करो, और एट द एंड उससे कई बार प्रॉब्लम्स भी बहुत हो जाती है। तो और वही चीज़ मैं देखूंगा ना, तो बीमारियों में भी कई बार होता है। और मैंने ये चीज़ कई बार बोली है, लोग है ना आजकल दवा तो ऐसे टॉफ़ी की तरह खाते हैं यार, थोड़ा सा भी कुछ हो गया चलो खा लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो वो खा लेते हैं। इसका ओपिनियन क्या है? अभी डिप्रेशन भी होता है, लोग सीधा दवा खाना चले जाते हैं। और मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी एंजाइटी ये सब चीज़ें मैंने फेस करी है, मैंने भी खाई है दवा, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी, मैं इसको मुझे हमेशा नहीं खाना है। मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी, दवा पे डिपेंड होने लग जाऊंगा तो फिर ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था सही नहीं है, मेरे को खुद से ही अपने आप को सही करने आना चाहिए। तो मैंने कई बार दवा तो ली थी, लेकिन मैं उसे अपने हमेशा पॉकेट में रखता था, उसे खाता नहीं था, और खुद से अपने आप को सही करने की कोशिश करता था। जिसकी वजह से हुआ ये कि कुछ टाइम बाद मैं अपने आप को सही भी कर लिया। बस मैंने अपने इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज करना सीखा, मैंने अपनी वाइफ से बात करना सीखा, मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन पे, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चालू किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी 100% एकदम सही हूँ, मुझे अभी भी कभी कभी एंजाइटी ये सब चीज़ होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे एंजाइटी हुई मैंने गोली खा ली। तो इसके ऊपर भी आपका क्या ओपिनियन है? आजकल ये जो गोली खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, ये सब क्यों हो रहा है, और इसके क्या कुछ बेटर तरीके भी है? मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली काफ़ी बेटर तरीके है, और हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली खुद से भी बहुत सी चीज़ करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट हम उसे टाइम ही नहीं देता है। सो ट्रू, इस पे मैं खूब बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा फोटे है ये। सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पर आपने गोली खाने वाली बात बोली, तो कई जगह पर देखो आज मेडिकल साइंस ने बहुत इवॉल्व किया है, बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो कभी कभी हमारे लिए भगवान बनकर ज़रूर आते हैं। एग्जैक्टली। और जो गोली है ना, जो हम एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं या कोई भी स्लीपिंग पिल ले रहे हैं, चाहे वो मेलाटोनिन की टैबलेट है या कोई, एक्चुअल में वो इंसान जिसको स्लीपिंग पिल या जिसको एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी जिसको दिया जा रहा है, उस टाइम पर उसके लिए वो ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम पर उसके लिए जो कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो बताने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हमारा एक इवेंट होता है 4 दिन का, अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस। उसमें हम लोगों के माइंड के ऊपर काम करते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को चैनलाइज, जैसे अभी आप बोल रहे हो ना चैनलाइज, कैसे चैनलाइज करके आप इन सब चीज़ों से कैसे बिना इन सब के बाहर निकल सकते हो। लेकिन मैं किसी भी अपने पार्टिसिपेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि आपको गोली नहीं खानी है। मैं कहता हूँ कि आपको इसको सप्रेस नहीं करना, आपको इसको रिप्लेस करना है। अगर मान लो आपको कोई चैलेंज हो रहा है और आपको उसके लिए डॉक्टर ने दवाई दी है, बिल्कुल ठीक समझ के दी है, लेकिन ये परमानेंटली दवाई तो सोल्यूशन नहीं है। वो तो इसलिए दिए है, एंटी डिप्रेसेंट इसलिए दिए जाते हैं जीशान भाई, कि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए। एक्चुअल में हमें जो प्रॉब्लम था, या जो जिसको मैं चैलेंज बोलता हूँ, जो चैलेंज थी, क्या हमने उसको ओवरकम किया? हमने तो अपने आप को सुला दिया कि भाई तुमको टेंशन हो रही है, टेंशन को खत्म मत करो, सो जाओ, दिमाग रिलैक्स कर लो। हमारी गोली जो है वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम कर रही है। वो एंटी डिप्रेसेंट या स्लीपिंग पिल हमारे माइंड को स्लो डाउन कर दे रही है। हमने चैलेंज को तो ओवरकम नहीं किया ना। इसीलिए बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जिनको 10 साल पहले एंग्जाइटी थी, उनको 25 साल बाद भी एंग्जाइटी है। और उनके सब कॉन्शियस में वो पड़े रहने के कारण वो कॉन्शियसली तो नहीं दिख रहा है कि मुझे किसी से डर लगता था, अब मैं उससे उतना नहीं डर रहा हूं क्योंकि मेरे हालात बदल गए हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर जो डर पड़ा हुआ है ना, वो मुझे नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करके वो मेरे सब कॉन्शियस में बड़ा पावरफुल विध्वंस मचा रहा होता है। गोली लेना बिल्कुल ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूँगा छोड़ दीजिए किसी भी तरह की, लेकिन हाँ उसके ऑल्टरनेट को अपनाइए, जो कि माइंड प्रोग्रामिंग्स होती हैं NLP के थ्रू, मेंटल डिटॉक्स के थ्रू हम अपने बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं। उससे आपके माइंड में जो उस पर्टिकुलर थॉट से कोई पेनफुल मेमोरी रखी है, कोई पास्ट के इमोशंस रखे हैं, किसी ने धोखा दिया था वो रखा है, कोई फेलियर पड़ा है वो रखा है, पेरेंट्स का कोई एब्यूज था वो रखा है, मोलेस्टेशन है बचपन की वो रखी है, हमको उसको खत्म करना है। रूट कॉज को खत्म करना है। हम
जो इनसाइड आउट जो चैलेंज आया है हम उसको आउटसाइड इन खत्म कर रहे हैं। जो Right. अंदर से शुरू हुआ था हम बाहर दवाई लेके उसको सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब ठीक नहीं कर सकते, हम सप्रेस कर रहे हैं उसको। राइट हमको उसको इनसाइड आउट ही खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं उस मेमोरी की जो आपके पास है, अगर आपको पता चले कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, अब आप उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में हो, लेकिन अगर एक दिन मैं आप दोनों को बिठाऊं और उस केस को रिजॉल्व करूं कि अरे नहीं भैया ये तो खुद उस दिन बड़ा परेशान था, इसने आपको गाड़ी, इसलिए आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि ये खुद किसी प्रॉब्लम में था और भाग कर जा रहा था और ये भी आपको सॉरी बोले, तो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इससे कभी परेशान रहोगे नहीं, आपने एम्पैथाइज कर लिया, समझ। तो हमने क्या किया, हमने वो रूट कॉज को खत्म किया। और जहां पर दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है वहां पर आपके माइंड को ये चीजें क्लियर करना कि एक्चुअल में जो हुआ है। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं कि दुनिया में दुर्घटना कोई नहीं होती। लोग बोलते हैं दुर्घटना हो गई, दुर्घटना नहीं होती, हर चीज घटना होती है। यानी हमारी जिंदगी से घटने के लिए आती है, खत्म होने के लिए, माइनस होने के लिए, घट जाए हमारी लाइफ से, निकल जाए। जब वो निकलती है ना, उसने तो निकलना ही है, रो के निकालो, हंस के निकालो। वो दुर्घटना नहीं है, गलत नहीं हुआ आपके साथ, वो घटना थी, घट गया, जिंदगी से कम हो गया, माइनस हो गया। अब खुश हो, लेकिन अब उस चीज को दोबारा से एनर्जी ना दो कि वो घटना की जगह दुर्घटना बन के वापस आए। उसको घटा दो, माइनस कर दो, खत्म करो, छोड़ो। अगर आप उसको पकड़े रखोगे तो वो दुर्घटना बन के बार बार आती रहेगी। राइट तो यहां पर काम करना पड़ेगा। गोली छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, और गोली छोड़ने, अगर हमने गोली लेते रहे, उससे भी कुछ नहीं होगा, डिपेंड हो जाएगा उस पर। डिपेंड हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो, आप एक बीपी की भी टेबलेट ले रहे हो ना 10 mg की, क्या वो बीपी ठीक कर रही है? 1 साल बाद वो 20 हो जाती है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि वो इंसान जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके बीपी को ठीक कर सकता है, वो नहीं कर पा रहा, तो दवाई खानी जरूरी है। उसको बिल्कुल मना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहा है। उसको मना किया डॉक्टर ने स्मोकिंग मत करो, वो फिर भी कर रहा है, तो वो क्या करेगा फिर? वो अपने ब्लड थिन या वो जो भी करेगा वो गोलियां ही लेगा ना। अगर वो लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है तो दवाई शुरू करो। दवाई के साथ साथ 90% आप दवाई लो, 10% माइंड पे काम करो। धीरे धीरे 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, और एक दिन आप देखोगे कि आप 100% अपने माइंड की प्रोग्रामिंग से 0% दवाई पे आ जाओगे, अगर आपके अंदर ये करने की इच्छा है तो। राइट एग्जैक्टली, ये वाली चीज़ मैंने भी खुद अपने लाइफ पे भी नोटिस करी थी, इसलिए मैंने दवा रखा था, मैंने दवा लिया, मैंने ट्राई भी किया, बट मुझे एक चीज़ समझ में, दवा से खत्म नहीं हो रहा। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो यहीं पे हुआ था। जब मैंने पहली बार ये स्टूडियो लिया था ना, तो यहाँ पे लेते साथ ही वियर्ड सा एग्जाम्पल है, चूहा मर गया था। और वो चूहा कहाँ मरा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग परेशान, बहुत स्मेल आ रही थी। अब वो स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम भाई हर चीज़ जो ले सकता था मैं, सारे एयर फ्रेशनर, ये वो हर एक चीज़ मैंने लेके कर दिया, बट वो बास ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चूहा मरा था सोर्स, और वो सोर्स मिल रहा ही नहीं था। तो मुझे लगता है ना कहीं ये जो दवाइयाँ भी होती काइंड ऑफ ऐसा है कि यार थोड़ा रिलीफ के लिए आप दवा खा लो, थोड़ा स्मेल खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, सही है, लेकिन वो सोर्स चूहे को उठा के फेंकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक है ना, आप कितना भी कर लो, कुछ टाइम बाद वापस आओगे, आपको वापस से वही स्मेल दिखेगी। सो ये वाला चीज़ एग्जांपल मुझे काफ़ी सही लगता है। बहुत बढ़िया। और एक्चुअल में जो अब चूहा मर रहा है वो यहाँ मर रहा है, हाँ, उसकी स्मेल भी नहीं आ रही है, वो सिर्फ दिमाग में ही चले जा रहा है, तो वो पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ज़िंदगी में किसी भी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई भी चैलेंज, कोई भी फिजिकल इलनेस है, कोई पेन है, कोई फियर है, उसको अपनी ज़िंदगी में देख पा रहे हो, तो एक अच्छे माइंड प्रैक्टिशनर से, एक अच्छे NLP प्रैक्टिशनर से ज़रूर मिलिए। वो इंसान जो आपको विजुअलाइज करवा सके, जो आपके माइंड के डायरेक्शंस को बदल सके, माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सके, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी आपने एक एग्जांपल दिया, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। आप कह रहे थे कि आज इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी बहुत हो गया है गोली का और ये सब। अभी रिसेंटली एक ऐसी रिसर्च हुई, एक ब्रांड था, शू का ब्रांड था, जूते बनाने वाली एक कंपनी है। उनका जूता मान लो वो आता है $12-13 का, $15 का जूता आता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उस जूते की रीब्रांडिंग करी। मतलब जूता वही है, शू वही है, कंपनी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उन्होंने उसकी पैकिंग बदली, उसके ऊपर टैग बदला, उसका जो रैप करने वाला सिस्टम था वो बदला, कंपनी का नाम बदला, उसका किसी एक बड़े स्टार से ब्रांड प्रमोशन करवाया कि भैया आप हमारे आके रिबन को यहाँ पर काटो, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता हो। और वही जूता जो $15 का था, वो जूता उन्होंने $1000 के प्राइस के साथ, टैग के साथ वो रखा। जितने जूते वो 6 महीने में बेचते थे, उतने उन्होंने 3 दिन के अंदर बेच दिए। एक्सक्यूज मी, $15 के जूते जो 6 महीने में बेचते थे, मान लो वो 100 जूते बेचते होंगे, तो अब 100 जूते उन्होंने 3 दिन में $1000 वाले बेचे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? पावर ऑफ ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, परसेप्शन।
तो हमको जब सोसाइटी ये चीज़ बताती है ना, अब बहुत से लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि जो चीज़ महंगी है वो बढ़िया होगी। हाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 पे है वो 100 है और नंबर 2 पे है वो 10 है। प्राइस में वो 10 है, वो 100 है, लेकिन जो नंबर 2 पे है वो 80, 90, 95, 75, 85 कहीं उसके आसपास होगा। लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस हम लोग पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो महंगी चीज़ है वो ख़राब है, अरे नहीं, लेकिन कई जगह पर लोगों का परसेप्शन ये है कि महंगी चीज़ ही अच्छी है। राइट, वो परसेप्शन प्रॉब्लम है। परसेप्शन प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपको सोचना चाहिए परसेप्शन भी आपकी सही भी है कि नहीं है। जैसे कि ना मैं अगेन वो हेल्थ पे ही जा रहा हूँ, मैं से बाहर के बहुत सारे शोज़ देखता हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग को नेटफ्लिक्स ये सब मूवीज़ ये सब देखना पसंद है, तो हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, वहाँ पे एक परसेप्शन कई सारे शोज़ में, कुछ भी हुआ फटाक से दवा ले लो। कुछ भी आप नोटिस करना, लोगों को थोड़ा सा भी कुछ इशू होता है ना, वो लोग सीधा प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। उनका परसेप्शन ये है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है। आई नो दवा ज़रूरी है, आपने भी जैसा कहा कि इट्स गुड, इट्स बहुत अच्छा है, हम इतना साइंस इतना आगे बढ़ पाया, उसके जैसे हमारी लोगों की हेल्थ काफ़ी बच पा रहे हैं, उन लोग की उम्र बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। बट वही सोल्यूशन नहीं है, बात ही सिर्फ उस पे ही टिके मत रही है, वो वाली चीज़ सो है। ट्रू। अभी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा डॉक्टर जो डिस्पेंजा का। हमने लास्ट टाइम भी इनके बारे में बात की थी। हाँ। और आपने यू आर द प्लेसिबो, बहुत पावरफुल बुक है, इनकी 2-3 बुक्स बहुत पावरफुल है, बिकमिंग सुपरनैचुरल। रिकमेंड कर दीजिए ना 2-3 बुक्स। हाँ ज़रूर। एक तो यू आर द प्लेसिबो, मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान को, ये तो मैं कहता हूँ कि यार ये फर्स्ट क्लास से ना बच्चे को स्कूल में लगा दो। हाँ, यू आर प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो You are the placebo, बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। हम्म ये 2 बुक्स तो मैं कहता हूँ बच्चे को ना कुछ पढ़ाओ मत पढ़ाओ, उसको ये पढ़ा दो यार। उसकी जिंदगी उसको समझ में आएगा कि सब मेरी चॉइस है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं खुद ही हूँ अपने आप। मैं कहता हूँ ना, एक शायर का बड़ा याद आता है, मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। जो कर रहा हूँ ये, लेकिन रियलाइज बहुत लेट चल के होता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा को 23 ईयर्स की एज में उनका एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके 8 वर्टेब्रेज टूट गए, रीढ़ की हड्डी में, मणके बोलते हैं हम उनको, आप पता नहीं क्या आप बोलते हैं यहाँ पर, ये वर्टेब्रेज होते हैं, Vertebrae, हाँ। बीच बीच में हमारे 8 टूट गए। ओके। डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया तुम दोबारा कभी चल नहीं पाओगे, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो सारी जिंदगी पैरालाइज्ड रहोगे। उसने कहा अगर ऑपरेशन कर दोगे तो क्या मैं ठीक हो? उन्होंने कहा ठीक नहीं होगे, रहोगे व्हील चेयर पर, लेकिन जान बच जाएगी, पैरालाइज्ड नहीं होगे। वो महर्षि महेश योगी को बहुत सुनते थे। स्वामी रामा, जिन्होंने ब्रेथ के ऊपर बहुत काम किया, उनको बहुत मानते थे। उनको बात याद आई, उन्होंने कहा यार जब मैं अपनी मदर के वूम्ब में था, माँ के गर्भ में था, उस समय पर कौन से डॉक्टर ने आके मेरी रीढ़ की हड्डी बनाई थी? कहते किसी ने नहीं, कोई तो डिवाइन पावर थी, है ना। मैं वो पिछली बार भी एक गजल का आपको रेफरेंस दे रहा था, वो कहता है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वो कहते कोई तो था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को 0 से लेकर के बना दिया, मेरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को। डॉक्टर ने तो नहीं ऑपरेशन किया, तो कोई तो ऐसी पावर है जो वो रीढ़ की हड्डी को बना सकता है। क्या वो हल्का फुल्का सा अलाइनमेंट नहीं ठीक कर सकता? कर सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने उन महर्षि महेश योगी जी की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा भैया कर क्या रहे हो तुम, ये तो खत्म हो जाओगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने लेटे लेटे अपनी विजुअलाइजेशंस करनी शुरू की, और विजुअलाइजेशंस में उन्होंने ये देखा आंखें बंद करके कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है बन रही है, बन चुकी है। रीढ़ की हड्डी बनने के बाद, कहते हैं ना हम पॉसिबल आउटकम देखो कि इससे मिले। बनने के बाद मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किन लोगों से मिल रहा हूँ, किन किन जगह पर जाकर के मैं डांस, किस किस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, क्या कपड़े डाले हुए हैं। योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। द मूवमेंट विच यू आर लिविंग हेयर इज एक्चुअली द रियल मूवमेंट्स। वो रियल से भी ज़्यादा रियल है, वो आपकी ज़िंदगी को बना रहे हैं। और उनके उस विजुअलाइजेशन ने उनकी रीढ़ की हड्डी को दोबारा बना दिया। ज़िशान, आप यकीन नहीं मानोगे, आपने तो खैर इस बुक को ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन कई लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। 3 महीने के अंदर, विद इन 12 वीक्स, वो बंदा जिसको डॉक्टर ने बोला था आप उठ नहीं सकते, वो 3 महीने के अंदर, 12 हफ्तों के अंदर हॉस्पिटल खुद चल के गया, अपनी रीढ़ की हड्डी खुद से बना दी, सब अलाइन कर दिया। अरे भाई, आप कह रहे हो क्या बुखार नहीं ठीक होता, डायबिटीज रिवर्स नहीं होती, कैंसर एक लाइलाज भी। ला इलाज का मतलब, ला इलाज, इसका मतलब एक्चुअल में ये था जिसका इलाज अब तक खोजा नहीं गया, फाइंड आउट नहीं हुआ है। हमने उसको पता है क्या समझ लिया, जिसका इलाज हो नहीं सकता। दोनों में बड़ी डिफरेंस है। उस टाइम पर इसका इलाज हो नहीं सकता था, लेकिन एक्चुअल में पीछे की सेंस ये थी कि इसका इलाज खोजा नहीं गया है, इसलिए नहीं हो सकता अभी। पहले टीबी का इलाज नहीं था, ला इलाज बोल दिया, आज तो इलाज है। तो ला इलाज से समझ में क्या आता है कि जो चीज का इलाज डिस्कवर नहीं किया गया।
लेकिन एक्चुअल में हमारे माइंड में ये परसेप्शन बैठ गया, ला इलाज का मतलब है अरे भैया तुम ठीक, डायबिटीज़ ला इलाज है, कैंसर ठीक नहीं होता, हार्ट डिजीज़ रिवर्स नहीं होती। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूँ भैया ला इलाज का मतलब है अभी तक मेडिकल साइंस ने या किसी और पैथी ने इस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ये पावर है। जब बहुत से लोग अपनी सोच के कारण, मैंने कहा एक चीज, कोई भी इंसान बीमार है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, किसी फिजिकल इलनेस में, मैं कहता हूं जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, चैलेंज में आप हो, सिर्फ एक चीज गूगल कर लो कि क्या इस चैलेंज से दुनिया के अंदर कोई एक भी इंसान बाहर आया है? आया होगा ना, कोई तो एक आया होगा। अगर वो आया है तो क्या वो मतलब युगांडा से या मार्स से आया है? क्या वो चांद पे पैदा हुआ है? नहीं, आपके साथ यही पैदा हुआ। तो अगर उसने किया है तो इसका, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास वो मैनुअल है, मैं कह रहा हूं आप सबके पास है, हम सबके पास है, लेकिन कर कौन पा रहा है? जो अपने उस इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। और सबसे पहला इसमें काम करता है आपका बिलीफ, कि क्या आप ये यकीन करते हो कि मैं हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अरे एक 4 फीट का गड्ढा बच्चे को बोलो कूदने को, नहीं कूद सकता, उसी को बिलीफ दे दो तो वो 50 बार जंप वहीं मारता रहेगा सारा दिन। क्यों? क्योंकि आपने उसको बिलीफ दे दिया। राइट। तो सिर्फ अपने आप को एक बिलीफ देना है कि दुनिया में कोई चीज़ लाइलाज नहीं है। लाइलाज का मतलब है हम 20-30 साल बाद इंजेक्शन, ऐसी दवाइयां आई होंगी जो कैंसर जैसी बीमारी को एक झटके में यूं खत्म कर रही होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं, इसका मतलब है अभी मेडिकल साइंस के पास वो कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन तैयार नहीं हो पा रहा है, जो वो सेल्स जो है म्यूटेट हो रहे हैं अनवांटेडली, लेकिन अंदर तो वो केमिकल फॉर्मुलेशन है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उसके पास वो पावर है, जो आप अगर उसके साथ कनेक्ट हो जाओ तो आपके पास भी मिल सकता है। राइट। और ये चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा भी था, मतलब आपके सेल्स हमेशा रीग्रोथ होते ही रहता है, बट वो ग्रोथ हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली अनवांटेड सेल्स को मार ही रहा होता है, बट वो जब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं तो उसी चीज़ को कैंसर कहने लग जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑलरेडी हो रहा है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ काइंड ऑफ है, बट वही हम लोग, आपने बोला ना बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे वैसे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव है। जब तक बिलीव नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। और हमने अगर बिलीव ही छोड़ दिया तो शायद से, और ऐसा मुझे लगता है होता भी है प्रैक्टिकली, मेरे दिमाग में कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, बट इतना है कि कई लोग छोटी छोटी बीमारी को अगर बना लेंगे कि यार ये तो कभी मैं इससे कभी नहीं निकलूंगा, मैं खराब, ये ज़िंदगी भर ये बीमारी मुझे रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद से उसको हमेशा वो रहे। लेकिन अगर एक बड़ी बड़ी बीमारी भी है लेकिन वो बिलीव रखता है कि शायद ये कभी ना कभी शायद सही हो जाएगी, भले से किसी की भी नहीं हुई, फिर भी अगर एक बिलीव तो रखो कि यार मेरी सही हो जाएगी, ऊपर वाले पे बिलीव रखो, तो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ सही हो भी जाएगी शायद से। और इसीलिए ना मुझे भी बिलीव की इस पावर में बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो मैं आपसे इससे रिलेटेड एक और, आपने काफ़ी सारी चीज़ आपने बोली और विजुअलाइजेशन का भी बोला आपने, वो स्टोरी बताई। मैं चाहूँगा कि विजुअलाइजेशन के ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो लोगों को करने चाहिए, या फिर कुछ मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड, जो कुछ गलतियाँ लोग विजुअलाइजेशन करते वक्त करते हैं, और ऐसा कुछ अगर आप स्टेप बाय स्टेप बता सको व्यूअर्स भी, ताकि वो लोग भी विजुअलाइजेशन का पावर यूज़ कर सके अपनी लाइफ में। बहुत बहुत अच्छी बात है जी। मैं ज़रूर ऑडियंस को बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो जो मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये समझें कि अगर आप, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उस चैलेंज में घिरे हुए हैं ना, तो आपके लिए विजुअलाइजेशन करना भी उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड हमको बार बार वापस खींचता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी बोलते हैं, हालांकि ये तो न्यूरो साइंस की फील्ड में काम कर रहे थे, इनको खुद पर इतना ज़्यादा बिलीफ था, तो भी ये बोलते हैं कि जब मैं विजुअलाइजेशन करता था 2-3 मिनट के बाद मैं खुद ही नेगेटिव होने लगता था कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर मैं अपने आप को वापस खींच के लाता था। तो अगर आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा के लेवल पर हैं तो भी आप नेगेटिव होंगे। जब मैं खुद विजुअलाइजेशंस करता था, मैं खुद भी, मुझे लगता था यार अगर ये काम नहीं करे तो तू कर क्या रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। मतलब मेरे जैसे इंसान को भी ये चीज़ें डाउट में कई बार आ जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका 100% कन्विक्शन और आपके पास ये पूरी पावर है कि आपका माइंड इधर से उधर ड्वेल नहीं करेगा, तो आपको ये करना चाहिए। नहीं तो आप किसी एक ऐसे इंसान के विजुअलाइजेशन से कनेक्ट करो जो आपको करवा रहा हो। ओके। क्योंकि उस टाइम पर आपके साथ एक बड़ा पावरफुल बिलीफ अटैच हो जाता है किसी दूसरे आदमी का। जैसे मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ ना कि कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर से हम जल्दी ठीक हो जाते हैं जहाँ हमें बिलीफ है कि इसकी दवाई लेंगे हमारा बच्चा ठीक हो जाए, इसकी दवाई लेंगे हमें आराम आ जाए, और आ भी जाता है। अब क्यों आता है? क्योंकि हमारा प्लेसिबो वहां पर काम कर रहा है। वो सिर्फ डॉक्टर से मिलके भी ऐसा लगता है कि हम ठीक हो जाएगा, वो उसका रिएक्शन देख के भी हाँ चल कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, तो वो एक सेंस ऑफ रिलीफ हो जाता है और उससे जल्दी ठीक भी हो जाते होंगे। और कई बार मैंने ऐसे देखा भी, डॉक्टर्स अगर टेंशन में रहेंगे, ओ भाई ये क्या हो गया तो वो बंदा और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, और टेंशन में। हाँ, एक्चुअल में मेरा एक फ्रेंड है, वो थोड़ा सा कई बार उसको एंग्शियस वो हो जाए, एंग्जाइटी की कुछ इश्यूज रहते थे, क्योंकि जो हमारे खुद के फ्रेंड होते हैं ना, वो कई बार उनको लगता है यार तू क्या बताएगा, ठीक है मुझे तो डॉक्टर के पास। तो मैंने उसको कई बार कहा, मैं कहा आप हमारे इवेंट को एक बार ज्वाइन करो। अभी रिसेंटली लास्ट वीक उसने ज्वाइन किया है, और पहली बार उसका 3-4 दिन पहले भी मैं बात भी कर रहा था, 3-4 दिन
दिन पहले फ़ोन आया, वो बोला आज पहला दिन ऐसा हुआ है कि मैंने दवाई नहीं खाई है। Very nice. तो खैर मैं उसका एक एग्जाम्पल दे रहा था। वो हर बार उसको एक चैलेंज था जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हेल्थ एंग्जाइटी होती है। जब आप किसी का सुनो ना उसको हार्ट अटैक हो रहा है तो लगता है मुझे भी हो रहा है, किसी को कैंसर हो गया तो लगता है मुझे भी हो सकता है। तो वो इंसान वही उसी उसमें चला जाता है। तो वो किसी को भी देखता है, वो डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने के लिए, डॉक्टर बोलता है अरे नहीं यार सब टेस्ट नॉर्मल है, तुमको स्ट्रेस। तो फिर वो लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेस की गोली लिखता है। वो फिर वो घर आता है, वो कहता है अरे नहीं यार कुछ नहीं हो रहा मुझे, मेरी दिल की धड़कन ठीक है, डॉक्टर ने बोला तेरा नसें फटने वाली नहीं है, तो तू ये दवाई खाता। मुझे पता चल गया है स्ट्रेस ही था। तो वो दवाई नहीं खाता है, वो ढेर दवाई इकट्ठी करके रखता है। अच्छा। तो मैंने कहा ये इकट्ठी करके क्यों रखता है, अगली बार यही तो खानी है, फिर लेके क्यों आता है? कहता है ये मुझे याद दिलाती रहती है कि भैया पिछली 10 बार भी तू गया था, कुछ नहीं था, स्ट्रेस था, इसलिए ये बोतली भरी रखी है, इसलिए मैं और ले आता हूँ ताकि ये 20-30 बार एविडेंस इकट्ठे होते रहें कि कुछ नहीं है, मेरे को ये पोटली भरी रखी है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बार माइंड पे काम करो, विजुअलाइजेशन करो। उसने जब विजुअलाइजेशन किया उससे नहीं हुआ। वो 2 दिन बाद वो कहता जो तू बता रहा है बात ये होती नहीं है, कैसे ध्यान थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। मैंने कहा मैं आपको करवाता हूँ, हमारे इवेंट में आओ। वो आया, 4 दिन उसने पावरफुल अपने दिमाग के सभी 18 सेंटर्स के ऊपर काम किया। और 3 दिन के बाद वो इंसान का फ़ोन आ रहा है कि मैंने यार 18 साल हो गए दवाई खाते हुए, 18 ईयर्स। 3 दिन के बाद फ़ोन आ रहा है कि मैंने नहीं खाई। क्यों? सबसे पहला क्योंकि आपको कोई सही कमांड आपके दिमाग को देने वाला इंसान होना चाहिए। कुछ हिप्नोटिक कमांड्स होती हैं जो आपके माइंड को दी जाती हैं ताकि आपका माइंड उससे कनेक्ट करे। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप खुद से कर सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई ऐसा वीडियो ढूंढिए, कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपको विजुअलाइजेशन करवा पाए। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि, और स्पेशली आपकी ऑडियंस के लिए मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि अगर आप वो विजुअलाइजेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक दूंगा हमारा, आप वो ज़रूर दे दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा। मेंटल डिटॉक्स नाम से हमारा एक इवेंट होता है, तो उसमें वो लोग आएँ। वैसे ये चार्जेबल होता है लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री रहेगा। तो आप चाहेंगे तो उसमें लिंक दे दीजिए। अगर कोई किसी तरह के भी चैलेंज को फेस कर रहा है तो आप वहाँ पर आकर एक दिन में, आप 30 मिनट्स में आप देखोगे हो क्या गया। मतलब ये मेरे साथ हुआ, मैं तो गया कुछ और था और नया आदमी बन के निकला हूं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के ऊपर कोई और आपको इनपुट्स दे रहा है जिसको कमांड्स पता है कि दिमाग को क्या देनी है। राइट। सबसे पहली चीज ये, मैं 2-3 चीजों में इसको समाप्त कर हाँ, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक बता सको जो ऑडियंस घर पे भी कर सके। दूसरा स्टेप ये है कि आप जब भी विजुअलाइज करते हैं तो आपको ये विजुअलाइज करना है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। आउटकम जो आप चाहते हो, यानी मेरा वेट है 90, मैं चाहता हूं 60, तो मैं अपने आप को देखूंगा 60 के वेट में, मैं अपने आप को 60 के कपड़ों में देखूंगा। Okay. मैं कोई हेल्थ चैलेंज फेस कर रहा हूं, बीमारी में हूं, तो मैं अपने आप को आंखें बंद करके उस स्टेट में देखूंगा जो मेरा आउटकम है। मुझे विजुअलाइज करना है मेरा आउटकम जो मैं चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये एक डिनायल हो जाता है, मेरी प्रेजेंट रियलिटी कुछ और है, विजुअलाइज मैं कुछ और कर रहा हूं। तो इसके 2 जवाब आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला ये, अगर आपको डिनायल बहुत ज्यादा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट यानी मैं हो चुका हूं, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई हैव गॉट दिस, आई हैव डन दिस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब आई एम बिकमिंग हेल्दियर, आई एम बिकमिंग वेल्दियर। तो अगर आपका माइंड हो चुके होने में डाउट क्रिएट करता है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलिए। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कैच ये है कि आप साथ में एविडेंस दो। जैसे मुझे हेल्दियर होना है, मैं अपने आप को ये नहीं बोल पा रहा हूं कि आई एम हेल्दी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अनफिट हूं, तो मैं ये बोलूंगा आई एम बिकमिंग हेल्दियर बिकॉज मैंने सुबह रोज स्प्राउट्स लेना स्टार्ट किया है, बिकॉज मैंने जो है फास्ट फूड जंक फूड बंद कर दिया है, बिकॉज मैं रोज 10 किलोमीटर वॉक के लिए जाता हूं, बिकॉज मैं आधा घंटा जॉग। अब इससे ना आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। अगर पहले केस में नहीं कर रहा परफेक्ट में, क्योंकि उसमें वो कहेगा चल झूठे कि तू क्या बोल रहा है और है क्या। लेकिन इसमें वो आपको सपोर्ट करेगा बिकॉज लगाने पे, क्योंकि बिकॉज के बाद आप झूठ नहीं बोल रहे हो। आई एम बिकमिंग हेल्दियर बिकॉज मैं रोज शाम को आधा घंटा क्या कर रहा हूं, वॉक कर रहा हूं। वो उसको पता है कि हाँ भाई ज़ीशान रोज शाम को जिम जा रहा है, वॉक कर रहा है, बढ़िया बॉडी शॉडी बना रहा है, तो ही इज बिकमिंग हेल्दियर। सबसे पहला मंत्रा उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले आओ। अगर आप उसके ऊपर कन्विक्शन दे सकते हो, मैं कहूंगा इस प्रैक्टिस को करो, कन्विक्शन दो, अपना पूरा विश्वास दो। नहीं कर सकते तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ले आओ, आई एम बिकमिंग हेल्दियर वेल्दियर या जो भी, उसके बाद बिकॉज एविडेंसेस दो और इस पूरे प्रोसेस को करो। और इस पूरी विजुअलाइजेशन में 30 से लेके 45 मिनट्स तक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। लोगों को लगता है 5 मिनट विजुअलाइज कर रहा हूँ, 10 मिनट, अरे नहीं,
आपके माइंड को, जब तक हमारी जो ये नाड़ियां चल रही हैं ना, जो लेफ्ट और राइट, जो अलग अलग जगह पर इड़ा पिंगला, हम जो हमारे प्राण चल रहे हैं, जो हमारी पूरे शरीर के अंदर जो रेगुलेट कर रहे हैं, इन प्राणों का भी अपना एक साइकिल है लेफ्ट से राइट शिफ्ट होने का, जिसको हम स्वर विज्ञान बोलते हैं। ये शिफ्ट होना जरूरी है आपके विजुअलाइजेशन के दौरान, जिसका मिनिमम से मिनिमम टाइम 45 मिनट्स है। अच्छा। तो इसलिए 30 से 45 मिनट तक, जब तक कि आपका लेफ्ट और राइट पूरा ब्रेन कोऑर्डिनेशन एक एस्टैब्लिश ना हो, उन दोनों के बीच में जब सुषुम्ना चलती है, उन दोनों का आपस का कनेक्शन ना हो, तब तक आप इस विजुअलाइजेशन को रोकेंगे नहीं। ओके। तो इसलिए 30 मिनट से शुरू कीजिए, 45-50 मिनट्स तक लेकर के जाइए। मैं कहता हूँ यार, कौन सी चीज़ नहीं होती है, अगर आप कन्विक्शन से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो, तो कायनात जुड़ जाती है उस चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए। लेकिन कौन सी कायनात? वो कायनात जो बाहर भी है, जो कायनात आपके अंदर भी है। तो वो कहीं ना कहीं, वो जो बाहर है वही अंदर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमने इसको बोला है कि जो बाहर चीज़ है, सारी की सारी वो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है। बस आपको एक बिलीफ रखने की ज़रूरत है, छोटा सा। मैक्सिमम कॉमन गलतियां जो लोग विजुअलाइज करते हुए करते हैं, जैसे मैं एक दो पकड़ पा रहा हूँ, वो यही है कि लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बोलते हैं, या फिर वो लोग बहुत कम टाइम के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। ऐसे 2 पॉइंट्स है, तो ऐसा कुछ गिना सकते हो कि ये 3 चीज़ें या 4 गलतियां जो नहीं करनी है? बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्ट करके, वॉरेन बफेट लोग काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है कि आप क्या करना चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा, तो एटलीस्ट वो करना चालू करो जो क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर विजुअलाइजेशन में क्या करना चाहिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो क्या नहीं करना चाहिए वो आप एटलीस्ट क्लियर कर दो, ताकि लोग गलत डायरेक्शन में तो एटलीस्ट ना जाए, सही डायरेक्शन में इधर उधर आ रहा है। बहुत बढ़िया यार, कमाल है। हाँ। तो एक तो सबसे पहले तो ये नहीं करना चाहिए कि आप कम टाइम के लिए उस विजुअलाइजेशन को करो। हाँ, अगर आप एक बिगिनर हो, आपको भी आदत नहीं हुई, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़रूर 5 मिनट से करो, लेकिन वो आदत डालने के लिए करना है। उससे रिजल्ट आ रहा है कुछ, ऐसा आपने नहीं सोचना है। सबसे पहले उसके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप जो है अगर उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर सको, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते तो प्रेजेंट परफेक्ट में कर सको तो बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप उसको ज़रूर कीजिए, और साथ में अपने माइंड को एविडेंसेस दीजिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तीसरा, जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी है उसको डिनाई नहीं करना। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है आई एम रिच या आई एम बिकमिंग रिच। वो कह रहा है मैं तो गरीब हुई नहीं, मेरे पास तो नहीं। आपकी जो प्रेजेंट रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो, उसको गले से लगाओ। वो कोई बुरी कंडीशन नहीं है। मतलब ये जो रिचनेस और ये जो हेल्थ है, ये सब चीज़ों का जो ग्राफ है ना, ये हर एक के हिसाब से अलग अलग है। हो सकता है कोई 100 करोड़ कमाने वाला भी बोल रहा हो, भैया अभी तो यार अंबानी से मैं इतना नीचे हूँ, और अभी तो मैं वो भी गरीब समझ रहा हूँ अपने आप को कि यार मैं बताओ 2 रोल्स रॉयस इकट्ठी नहीं खरीद पा रहा हूँ, वो भी गरीबी समझ रहा हो। तो एक्चुअल में हर एक के मापदंड, हर एक के मेजरमेंट्स अलग अलग हैं। तो कभी भी जो कंडीशन आपके पास है वो बुरी नहीं है, वो गलत नहीं है। इसीलिए हमने लास्ट टाइम, मैंने शायद आपके साथ ये शेयर भी किया था कि जीशान भाई, हम तुम 2 बंदर भी तो हो सकते थे। पेड़ की किसी डाली पे बैठे होते और सोच रहे होते कि रात कहाँ गुजारें, शुक्र नहीं है इंसान बनाया है। तो जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसको डिनाई नहीं करो, डिनायल में नहीं जाना, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक रियलिटी है। तो जो मैं विजुअलाइज करता हूं वो रियलिटी डिफरेंट नहीं हो जाती, वो 2 अलग अलग डायमेंशंस पे एक ही रियलिटी के 2 रूप होते हैं। तो इसलिए आपकी जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, पेट में दर्द है, हाँ मैं गरीब हूं, हाँ मुझे कोई चैलेंज है, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो आपको जो चीज़ प्रिडोमिनेंट होगी ना, जो आपके माइंड पर ज़्यादा हावी होगी, उस दिशा में आप जाना शुरू हो जाओगे। तो जब आप ये विजुअलाइजेशन करोगे अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके, तो 10, 15, 20 दिन के अंदर आप देखोगे कि जो आपका यहां पर जो आप चल रहा है ना, उसने आपको डोमिनेट कर लिया। एक्चुअल में स्ट्रेस में भी तो यही होता है, यही तो डोमिनेट कर लेता है। आपकी बॉडी तो डिप्रेस थी नहीं, आप तो बोल रहे हो मेरी चॉइस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसने तो कंट्रोल कर लिया ना, पकड़ लिया। मूड से स्टेट बनी, स्टेट से टेम्परामेंट बना, टेम्परामेंट से पर्सनालिटी बन गई। कैसे बनी? यहां स्ट्रेसफुल होते होते। तो अगर यहां स्ट्रेसफुल होते होते डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो यहां हैप्पी होते होते एक्सप्रेशन में क्यों नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। इसलिए यहां पर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, यहां पर बढ़िया जिंदगी जियो, वही असल जिंदगी में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। मैं कहता हूं ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एक बार करना शुरू कर दो, आप कहोगे कि जी दुनिया की सबसे आसान चीज़ यही थी। हम समय नहीं देते। अभी पीछे शायद सोनू सूद या कौन से एक्टर थे, उनको मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में उतार ली जीशान भाई। वो कहते हैं कि मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं ही नहीं। मतलब मैंने ये सोचा कि ऊपर वाले ने मुझे 22 घंटे ही दिए हैं, मुझे अपना सारा कुछ जो निपटाना है, काम, नहाना, ये वो फलाना ढिमका, ये शूटिंग वूटिंग सब, 22 घंटे हैं मेरे, 24 है ही नहीं। वो कहते हैं 2 काट के मैंने अलग कर लिए हैं, वो मेरे लिए, वो मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कहते वो 2 घंटे मैं जिम जाता हूँ, शरीर तोड़ता हूँ, बढ़िया अपनी हेल्थ के ऊपर काम। वो मुझे उस दिन बात, मैंने कहा यार ये जिंदगी के 2 घंटे, वो कहता ना
गब्बर, ये ठाकुर, ये 2 हाथ मुझे दे दे। मैं कहा ये 2 घंटे मुझे दे दे अनुराग। मैंने वो 2 घंटे अलग निकाल लिए और मैंने कहा कि अब ये मेरा समय है, ये मैं अपनी ज़िंदगी को ना सुबह 2 घंटे 1 डेढ़, उसमें पूरा एक प्रोसेस होता है। मैं सुबह पहले डीप ब्रीदिंग करता हूँ आराम से बैठ के। हाँ, ये आप बताओ ना, अपना रिचुअल अच्छे से बता सकते हो हाँ, तो मैं सुबह उठने के बाद कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले तो कि मैं बेड से उठूँ, मेरी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं डीप ब्रीदिंग आराम से बैठ के करता हूँ, ताकि मेरी बॉडी एक हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट में जा सके, रिलैक्स हो सके। जितना डीप ब्रीदिंग आप करोगे शरीर उतना शांत होता जाएगा। आप चाहो तो प्राणायाम ट्राई कर सकते हो, नहीं तो सिंपल डीप ब्रीदिंग, सांस गहरी अंदर गई, उस सांसों को देखते देखते एक ध्यान सा लग जाता है। तो वो 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग करने के बाद मैं आराम से बैठता हूँ। वो सांसों की जब एक माला बन जाती है ना, वो एक कोई अभी रिसेंटली भी मैं एक इवेंट में बता रहा था कि एक कोई बहुत बड़े सूफी फ़कीर थे, तो किसी ने उनको पूछा कि बाबा तू वो तस्बीह होती है ना, लकड़ी के दाने होते हैं उसमें, कहता है बाबा तू वो तस्बीह के दाने नहीं गिनता? कहता ना मैं नहीं। तो कहता तू क्यों इतनी ऊपर वाले की इबादत करता, तो तस्बीह के दाने क्यों नहीं गिनता? कहता है जितनी अच्छी सूरतों वाले हैं सब तस्बीह के दाने हैं, निगाहों में फिरते रहते हैं, इबादत होती जाती है। अच्छा। कहता एक एक करके घूमते रहते हैं, इबादत होती जाती है। मतलब आपने वो रिचुअल इसलिए बनाया ना कि आप गिन सको, कि ये मैं देख सकूं। वो कह रहा है यही तो तस्वीर, ये इससे ऊपर वाले ने जो ये मखलूक बनाई, ये लोग बना दिए, दुनिया बना दी, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? कहता मैं इनको देखता हूँ, एक पार हो गया। ये कहता ये सब अच्छी सूरतें, अच्छी रूहें, अच्छी सोल्स हैं। तो एक्चुअल में जब आप वो थोड़ा सा ध्यान लगाते हो ना, मेडिटेशन करते हो, तो आपको कोई किसी चीज़ की, वो डीप ब्रीदिंग के बाद मैं पूरा आधा घंटा 45 मिनट्स में अपने आप को समय देता हूँ जी। सिर्फ वो सांसों की माला बनती जाती है। ये एक ध्यान अंदर गया, ये एक ऐसे आया। शुरू में बड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि वो 45 मिनट्स लगभग ऐसे लगता है कि यार 3 मिनट हुए हैं या 2.5 मिनट हुए हैं, समय का बोध नहीं रहता। स्पेशली डीप ब्रीदिंग करने के बाद वो 2-3 मिनट मुझे ऐसे लगते हैं कि सिर्फ हुए हैं। और एक दिन तो बल्कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि लगभग 1.5 घंटा हो गया था, और 1.5 घंटे बाद भी मुझे यही लग रहा था कि अभी मैंने शुरू नहीं किया है। लेकिन जब वो 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा अवेकनिंग का मोमेंट आया तो पता चला, और क्योंकि ये होता है तो ये एक अलार्म दे देता है कि इतनी देर हो गई है। तो वो जब 45 मिनट्स के 2 स्लॉट निकल गए, तो दूसरे के बाद वो वाइब्रेशन फील हुई हाथ पे कि ये हुआ है। तो मुझे तो ऐसे लगा कि अभी मैंने आंख बंद की है, लेकिन वो अच्छा ध्यान लग गया था। तो वो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे एक पार्टिसिपेंट थे अवेकन में, 4 दिन का प्रोग्राम होता है। वो 3-4 महीने के बाद ना उनका मेरे पास मैसेज आया। वो बोले अनुराग सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया था जितना मैंने पिछले 4 महीने में कमाया है। मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए हैं, मेरी सेहत बढ़िया हो गई है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? आपने तो ये सब कुछ पैसा कमाना और ये सब कुछ नहीं सिखाया था इवेंट में, या सब कुछ नहीं किया था बात। मैंने कहा भैया जब आपने यहाँ से रिलैक्स कर लिया ना अपने आप को, तो ये सभी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट हैं। आपको इनके पीछे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी कॉन्सेप्ट में हमको लगता है कि मैं चीज़ों को अट्रैक्ट करूंगा, मैं चीज़ों को अट्रैक्ट करूंगा। अरे नहीं, चीज़ें भी तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ सकती हैं। सब चीज अगर एनर्जी है जीशान भाई, आप एनर्जी हो, ये माइक एनर्जी है, बॉटल एनर्जी है, सब चीज एनर्जी है, तो जरूरी थोड़ा मैं ही अट्रैक्ट करूंगा। हो सकता है ये मुझे अट्रैक्ट कर ले कि मुझे इस बंदे के पास जाके इसके होठों से टच होना है, मुझे यही पानी जो है अपना पिलाना है। क्यों नहीं हो सकता? जब सब कुछ एनर्जी है, जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि आप भी मैं हो, मैं भी आप हूं। वो मैं एक शब्द है बहुत खूबसूरत, वो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। कबीर जी कह के गए गुरबाणी में, अव्वल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने वो नूर एक लाइट पैदा हुई, कुदरत के सब बंदे। कोई अलग नहीं है, हमने बांट लिया, हमारी प्रोग्रामिंग अलग अलग कर दी गई है, हम सब एक ही है। उसके बाद एक बड़ी ब्यूटीफुल बात बोलते हैं, वो बोलते हैं खालक खलक खलक में है खालक। क्रिएशन इज द क्रिएटर एंड क्रिएटर इज द क्रिएशन। आप ही मैं हूं, मैं ही आप हूं। जब ये समझ में आता है ना कि सब एनर्जी है, हम उसको एनर्जी की तरह देखने लगते हैं कि ये जीशान नहीं है, जीशान भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूं। तो आप एक्चुअल में जब हर चीज़ को एनर्जी की तरह देखते हो तो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के आने लगती हैं, आपको नहीं करना पड़ता। तो वो पार्टिसिपेंट बोल रहा है सर इतना पैसा, इतना सब कुछ, ये सब मैं तो, मुझे लग रहा है कि यार ये कभी कभी डर लगता है कि यार ये हो क्या गया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं डरो, आप जिंदगी में जो डिजर्व करते हो वो आपके पास पहुंच रहा है। यू नेवर अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप जो जिंदगी में चाहते हो वो आपकी तरफ नहीं आता, आप वो नहीं पा सकते। आप जो हो आप वही पा सकते हो। अब कोई ये सवाल पूछे कि सर अगर हैं तो पाने की क्या जरूरत है, मैं कहता हूं आप वो यहां से हो जाओ, वो फिजिकल फॉर्मेट में आने लगेगा।
यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर, आप यहां से क्या हो, क्योंकि जो यहां पर है ना वो भी रियल है। आप जो यहां से जिंदगी जी रहे हो वही आपकी जिंदगी में आने लगता है। तो सुबह का वो जो रिचुअल है, मुझे लगता है वो मुझे डीप ब्रीदिंग के बाद मेडिटेशन हैप्पीनेस देता है, पीस देता है, रिलैक्सेशन देता है। मेरे दिन में कई ऐसे काम होते हैं जो 10-10 घंटे जिन्होंने लेने होते हैं, वो मुझे लगता है कि वो 4 घंटे में हो गए, क्योंकि माइंड बड़ा रिलैक्स था। मैंने शायद एक एग्जाम्पल भी दिया था, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई चीज़ खो जाती है, गुम हो गई, ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर नहीं मिल रही। आराम से बैठे, अरे यार पानी लाना है एक गिलास, बड़ी देर हो गई ढूंढते हुए, पानी पिया, वहां रखी थी। अब तो आप दिमाग के घोड़े भी नहीं दौड़ा रहे हो, कहां से मिली वो? आपके पास हर सवाल का जवाब यहां छुपा हुआ है, लेकिन वो तब निकल के आता है जब आप ये जो विचारों का जाल है, जो थॉट्स जिनसे हम घिरे रहते हैं, जो कि एक्सटर्नल वर्ड से हमें हमारी प्रोग्रामिंग से मिल रहे हैं, जब वो हटते हैं और आपके अंदर से स्वयं वो परमात्मा, स्वयं वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जब आपको बताती है ना, तो बड़े बड़े सवालों के जवाब लोगों को अंदर से ही मिल जाते हैं। लेकिन तब मिलते हैं जब ये थॉट्स की लेयर शांत होगी, आप रिलैक्स हो गए, काम हो गए। और मुझे लगता है सुबह का वो जो रिचुअल है मेडिटेशन का, वो मेरे दिन को, मेरी ज़िंदगी को, हम खुद भी कई बार बात करवाते हैं कि मनी हो, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से, यहाँ से वहाँ से, पता नहीं वो ढूंढते हुए खोजते हुए आ जाता है। हमने तो चाहा भी नहीं था। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। तो हम द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू को बड़ा फॉलो करते हैं। एक रील बल्कि लास्ट पॉडकास्ट में बहुत वायरल हुई थी, आपका दर्जन 13 का है। मैंने आपको बताया था ना कि एक इंसान केले बेच रहा था, शायद आपको ध्यान हो, कि उससे किसी ने केले लिए, तो उसने केले लेने, 1 दर्जन थे, तो उसने कहा 1 दर्जन केले दे दो, तो उसने दे दिए। दूसरे ने गिने तो वो कहता है ये 12 नहीं, ये तो 13 हैं, 1 दर्जन में तो 12 होते हैं। बोलता है हमारा दर्जन 13 का है, क्योंकि हम ज़्यादा देने में विश्वास रखते हैं। राइट राइट। तो ऐसे ही अगर आप देने में विश्वास रखते हो तो आप यहाँ से वो हो जाते हो, और जो आप हो जाते हो ज़िंदगी में आप वही पाते हो। सुबह बहुत ज़रूरी है, आप शांत बैठो, मेडिटेशन करो। आप सोचो ऊपर वाले ने आपको 22 घंटे ही दिए हैं, कुछ कम नहीं होने वाला, लेकिन वो जो 2 घंटे आपने खुद को दे दिए ना, वो आपकी ज़िंदगी के भी 15-20 साल बढ़ा देंगे, बैंक अकाउंट में भी 15-20 सीआर बढ़ा देंगे, और आपकी आत्मा, आपके शरीर के अंदर भी हेल्दी सेल्स 15-20 करोड़ बढ़ा देंगे। राइट। एक बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है पे योरसेल्फ फर्स्ट yourself का। first। तो वो सोनू सूद का जो आपने एग्जांपल दिया ना, वो पे योरसेल्फ, उन्होंने टाइम को पे किया। टाइम भी तो एक तरीके का एसेट ही है, मनी एक एसेट है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। तो सबसे पहले अपने आप को टाइम दो, और आप अपने आप को टाइम दोगे तो जैसे आपने बोला ना, एक बार आप वो टाइप का इंसान, एक ब्रायन ट्रेसी का कोट है, मैं कई बार उसको बोलता हूँ कि एक मिलियनर, जो फर्स्ट मिलियन कमाना होता है ना वो हार्डेस्ट होता है, लेकिन सेकंड मिलियन इनएविटेबल होता है, क्योंकि वो पहले मिलियन कमाने में एक इंसान वैसा टाइप का इंसान बन जाता है, उसकी सोच बन जाती है, उसको समझ में आ जाता है पूरा गेम क्या है, और वो उस टाइप का इंसान बन जाता है। और फिर वो एक बार वो ऐसा टाइप का इंसान बन गया तो मिलियंस आना फिर बड़ी बात नहीं होती है। और वैसा टाइप का इंसान बनने के लिए हमें वो पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली और फिजिकली मैच्योर करना पड़ेगा। उस लेवल आप बोल सकते हैं, अगर हम एनर्जी की बात करें तो अपने आप को उस एनर्जी पे लेके आना पड़ेगा कि हम अट्रैक्ट कर सके वो सारी चीज़ों को, फ्रीक्वेंसी पर लेकर आना पड़ेगा। राइट। और मैं अक्सर, जो आपकी बात से मुझे याद आया, मैं एक एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगा कि एक इंसान जिसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, या उसने कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ 5 करोड़ कमा लिए, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जिसने मेहनत करके, वो काम सीख के, वो सब करके 1 करोड़ 5 करोड़ कमाए। सोचो कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ कि दोनों से 1-1 करोड़ खो गए, दोनों के चले गए। करोड़पति वाले के तो चले भी जाते हैं, हाँ बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार तो ऐसा सच भी, होता है। हाँ। तो अब दोबारा से किसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगले, जो पिछले इतने टाइम में नहीं किया था, अगले 1 साल में कौन जो है वो 1 करोड़ दोबारा कमा लेगा? जिसने ऑलरेडी खुद से जो कुछ बना था, जिसको मिला था, उसको दोबारा नहीं मिलेगा। जो कुछ बना था वो खुद से बना लेगा, क्योंकि उसको आता है। इसके ऊपर एक कुछ था, मैंने अभी रिसेंटली देखा, तो मैं पता नहीं है मुझे, पर आप मुझे करेक्ट करना, एक शनि और राहु होता है ऐसा, राइट? मैंने एक रील देखा था, आई डोंट नो कितना सही है। वो सैटर्न, जो मतलब ऐसा रील था कि एक आदमी मेहनत से अपना घर बना रहा है, पूरा बंगला बना रहा है, और वो सैटर्न बोलते हैं ना, शनि जब आता है तो आपको तकलीफें देता है, लेकिन वो आपको ग्रो करता रहता है, एक कॉन्सेप्ट। और वहाँ पे राहु मतलब डायरेक्टली आया, आपको डायरेक्टली, मे बी आपने लॉटरी लग गई, आपके पास ऑलरेडी बना बनाया महल आ गया, लेकिन फिर जब बाढ़ आती है तो जिसने खुद से सारी ब्रिक्स करके बनाया रहता है ना, वो इन्जॉय कर रहा रहता है, क्योंकि उसने वो पहले से प्रिपेयर करके रखा है वो टफ टाइम के लिए। लेकिन जिसको ऑलरेडी ऐसी मिल गई है, उसका सब कुछ एक दिन में तहस नहस हो जाता है। तो उसके अंदर कमेंट्स में कई लोग ऐसा मैसेज रिप्लाई सब कर रहे थे कि जो शनि आता है ना, कई बार वो आपको बना के लेके चले जाता है, आपको सालों के लिए अमीर कर देता है, आपको वैसा इंसान बना देता है। मेरे को लगता है ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें। सो एक्चुअल में ऐसा कहते हैं कि दुनिया में कोई भी टफनेस जो है ना, आपके पास कोई भी टफ सिचुएशन, वो आपको लगता है कि वो आपके पास आई है, ऐसा कहते हैं कि उसने आपको नहीं अट्रैक्ट किया है,
आपने उसको, उसने भी आपको चुना है, आपने भी उसको चुना है। मतलब वो टफ सिचुएशन आई, आपको चुना गया है। हमें लगता है कि यार ये तो भगवान ऊपर वाला मेरे साथ ही गलत, अरे नहीं, आपको चूज किया गया है ताकि आपके पास कुछ पोटेंशियल है कुछ बनने का, इसीलिए आपके पास ये टफ सिचुएशन आई है। राइट, बट वो टाइम पे ना वो सब्र होना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं टेस्ट हो रहा है मेरा, क्या बात आई हैव टू क्रैक दिस। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण की हो गई थी तो हम क्या चीज़ हैं, इतना बड़ा महापंडित महाप्रकांड इंसान। तो जब भी विनाश का जब भी वो टफ टाइम्स आता है ना, उस टाइम पर हमारी बुद्धि भी ऐसे ही डिसीजंस लेने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो इंसान जो अपने यहाँ से काम है ना, अपने यहाँ से शांत है, उसको वो गलत डिसीजंस लेने की जगह उसको सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। अगर आप वो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अगर आप वो शांत हो, अगर आप वाकई अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, तो आपके पास भी वो टफ टाइम आएगा, लेकिन उस टफ टाइम में आपको सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आप अंदर से भी रावण हो, तो वो उस टफ टाइम में आपको वो विपरीत बुद्धि की तरफ लेकर के जाएगा कि चल भैया आप जा सीता को उठा के ला और तेरी लंका खुदेगी, अब तेरे साथ ये होगा। लेकिन वहीं वो दूसरा इंसान काम होगा, वो शूर्पणखा को बोलेगा, समझाएगा कि भैया तेरी नाक कटी, तूने गलत किया, डोरे नहीं डालने थे, ये नहीं मतलब क्योंकि वो काम है, वो अंदर से उस चीज को देख पा रहा है। तो ये मजाक की बात और है, लेकिन हाँ एक्चुअल में ये जो टफ टाइम्स आते हैं, ये हमको कुछ बनाने के लिए आते हैं, कुछ जिंदगी में देने के लिए। और यही मुझे लगता है यही तो चीज़ 99% 1% को अलग कर देती है। जो टॉप परसेंट वाले, टॉप 1% वालों के पास भी वही दिन होते हैं, वही चैलेंजेस कई बार आते हैं, वही प्रॉब्लम्स आती है, बट उनको देखने का तरीका अलग होता है। उनको लगता है कि यार ठीक है चैलेंज है, मुझे ग्रो करेगा। उनको वो देखने, आप पर्सपेक्टिव होता है, एक तरीके अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और वो पर्सपेक्टिव उन्हें बहुत बड़ा बना देता है। जबकि 99% यही सोचने लग जाते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऊपर वाला मेरे साथ ही बुरा करता है, हर चीज़ मेरे साथ ही खराब होती है, ये लोग ही बुरे हैं, दुनिया ही बुरी है, गवर्नमेंट ही बुरी है, सब कुछ बुरा है, और फिर वो लोग वो लूप में फंस जाते हैं। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मैं छोटी सी बुक है, मैं सबको रिकमेंड भी करूँगा पढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी मुझे लगता है पढ़ना। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक करके बुक है, एकदम छोटी सी प्यारी सी बुक है। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट मेरे दिल एकदम चिपक गया, थॉट और थिंकिंग का। थॉट्स है ना, उस बुक में बताया गया थॉट्स डिवाइन है। हमको कई बार तो थॉट आता है कि यार वीडियो बनाना चाहिए, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है पर्सनली। मैं कोई इवेंट पे हूँ और मुझे सिर्फ एक थॉट आया कि यार ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, और मैंने वो वीडियो बनाया और वो वायरल हो गया। लेकिन कई बार ना थिंकिंग में घुस जाता हूँ ना, ये वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, खुद से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चीज़ इतनी नहीं चलती है। और उस बुक में ये बताया गया ना, जब तक हम थॉट में है ना, हम लाइट फील करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कितने पैसे कमाना है, बिना सोचे बोलो, डायरेक्टली एक थॉट आएगा, अच्छा लगेगा कि हाँ चल करोड़ों कमाना है। लेकिन जैसे ही बोलूँगा उसके बारे में सोचो कि एग्जैक्टली डेप्थ में वो कैसे कैसे क्या 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 होगा, उस चीज़ में फिर पसीने निकलने लग जाते हैं कई सारे लोगों के। तो उस बुक में बताया कि ज़्यादा थिंकिंग में मत घुसो। ऐसा नहीं कि आपको प्लान्स नहीं करना चाहिए, गोल्स नहीं करना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, लेकिन वो गोल्स है ना आपको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि आपको फ्री कराना चाहिए, वो थोड़ा पुल करना चाहिए आपको। और वो वैसे गोल्स ही यूजुअली आगे लेके जाते हैं। और ये चीज़ मैंने नोटिस भी किया है, मेरा चैनल, ये सारी चीज़ें मैं जब भी अच्छी चीज़ें अचीव कर पाया ना, तब मैं ज़्यादा थिंकिंग मोड पे नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा नहीं था, मैं सिर्फ कर रहा था, और चीज़ें अपने आप होते गई। अपने आप अपने अपॉर्चुनिटी आते रहती है, चीज़ें अपने आप अच्छी होती रहती है, जब आप थॉट्स में रहते हो और एक्शन लेते रहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैक्सिमम लोग की मुझे लगता है आज के टाइम पे ये गलती हो रही है ना, वो लोग थॉट को फिर थिंकिंग में लेके चले जाते हैं और उसको ही सोचते रहते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि वो लोग सोचते भी गलत डायरेक्शन में, जिसके जैसे खुद की मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ भी, और अपनी पूरी लाइफ खराब कर रहा है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, और आप जैसे जैसे बोलते जा रहे थे मेरे चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एग्जैक्ट यही एक्सपीरियंस मैंने किया है, थॉट और थिंकिंग वाला। मैं एक्चुअल में मैं बड़ा सोच रहा था कि मुझे वीडियो जब हमने बनाना होता है ना, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि क्या टॉपिक हो, उसका क्या टाइटल होगा, क्या चीज़ होगी, क्या नहीं होगी। तो मैं ना उस टाइम वॉशरूम में था, मतलब मैं शेव कर रहा था, और शेव करते हुए जब भी हम ऐसा ब्रश शेव कुछ भी कर रहे हैं तो दिमाग में विचार बहुत सारे चलते रहते होंगे। तो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने कहा यार कौन सा टॉपिक करूँ, ये करूँ वो करूँ। शेव पूरे ऑटो मोड पे चल रही है शेव, मतलब शेव तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, शेव तो हाथ कर रहा है, दिमाग कहीं और। तो ऐसे करते करते तो उसके बाद मैंने अपना वो फिटकरी मैं लगाता हूँ, वो आफ्टर शेव नहीं लगाता। तो मैं वो एलम उठाया, मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने कहा यार इस पे क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जो एलम है, मतलब आप पुराने कभी जाओगे तो लोग आफ्टर शेव थोड़ा यूज़ करते थे। आज बहुत सारे आप, हाँ कुछ आफ्टर शेव्स अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे में आप देखोगे तो वो कार्सिनोजेनिक है, उनमें कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स हैं। और वो जो फिटकरी है वो इतनी पावरफुल एंटीसेप्टिक है, एंटी सेटलिंग है, इतनी बढ़िया, उसमें मतलब आपके स्किन के लिए वो बढ़िया है, टाइट करती है स्किन को। और जो है, मैंने कहा यार ये तो अब मेरे, उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाया। वो डिओड्रेंट का बहुत बढ़िया काम करती है, आप जो फिस फिस करके लगा रहे हो, वो पता नहीं उसमें क्या केमिकल डाला हुआ है। कुछ डिओ अच्छे भी होते होंगे, लेकिन जो हम लगा रहे हैं हमें पता क्या है। और उसके बाद 3 घंटे के बाद वो स्मेल वापस आ जाती है।
मतलब वो जो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लड़कियां कूदेंगी ये सब, वो थोड़ा हो रहा है। राइट। रियलिटी तो कुछ और है। Right. लेकिन वो फिटकरी की बस किसी ने ऐड नहीं बनाई उसकी एलम की, लेकिन बनाई हो तो वाकई वो तो आप लगाओ, आपको पूरा दिन डिओड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ती यार। और कितने पैसे लगे, 2 पैसे 3 पैसे में एक बार वो आप 5 रुपए की फिटकरी लो, आप 1 साल नहीं खत्म कर सकते डिओड्रेंट की तरह। तो वो एकदम से थॉट आया, और वो जो हमारा वीडियो है अगर अक्रॉस सभी फेसबुक, यूट्यूब और दोनों तीनों चैनल और जो बाकी सब जगह इंस्टाग्राम, तो कम से कम टोटल भी मिला लूँ तो 50 मिलियन व्यूज होंगे, 50 मिलियन। और उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। वो 10 चीज़ें जो मुझे याद आई कि इसको यार आप इसको फेस पैक पे भी लगा सकते हो, आप इसको आफ्टर शेव भी लगा सकते हो, आप इसको एज अ डिओड्रेंट भी लगा सकते हो, कहीं कट जाए तो ये कहीं कट जाए बॉडी का कहीं पर भी, तो अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो ज़रूर भागो, लेकिन एकदम से सबसे पहला काम करो कि वहाँ पे फिट करी। इसीलिए जब आप शेव करते हो ना, अगर आप पूरी आफ्टर शेव की बॉटल लेके भी वहाँ डाल लोगे ना कट पे, ब्लड नहीं रुकेगा। वो एंटीसेप्टिक का काम तो करेगी, ब्लड नहीं रुकेगा एकदम से। लेकिन आप फिट करी लो, हल्का सा शेव करते हुए कट लगाए, आप उसको वहीं रख लो, रुक जाएगा। 10-15 सेकंड के अंदर ब्लड रुक जाएगा। और देखो कि पुराने जितने बार्बर होते थे, सलून होते थे, वहां पर वो लोग फिटकरी ही रखते थे। राइट। करना चाहिए किसी को, मुझे लगता है ये एक ऐसा ब्रांडिंग करके अपना एक ब्रांड करना बना के चाहिए। फिटकरी बेचना स्टार्ट करना चाहिए। बल्कि ना हमारे उस वीडियो, वो जो फिटकरी वाला वीडियो था, उस पर कई लोगों का ये कमेंट आता था कि जब से आपने फिटकरी का वीडियो बनाया ना, फिटकरी महंगी हो गई है। अरे ऐसा कितना हो रहा है पता है, कंटेंट क्रिएशन का ताकत इतनी खतरनाक है ना। मैं गैरी विनरचक का एक वीडियो देख रहा था, बाहर का वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि ना मैंगो कैंडीज, कोई तो एक बाहर एक टिकटॉकर ने मैंगो के जो ऐसा नरम नरम से कैंडी होती है ना, हाँ, तो जेली वो टाइप। जेली टाइप की हाँ, होती है, हाँ। उसके ऊपर एक टिकटॉकर ने वीडियो बना दी। अब वो पहले बिजनेस जरा भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो एक वीडियो की वजह से उसके सारा माल आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लोग खरीद के उसको ईबे पे रीसेल करने लग गए। एक वीडियो में इतना ताकत होता है। मतलब खैर थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहे हैं, बट नहीं, कंटेंट बिल्कुल ठीक जा क्रिएशन रहा में है। कंटेंट क्रिएशन में सच में इतना ताकत है। हम लोग जो नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, हमको लग रहा है कि हम ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन उससे कई करोड़ों के बिजनेस खड़े हो जाते हैं लोगों के। और सच में अगर कोई देख रहा होगा जिसके अंदर होगा, जिसका मे बी फिटकरी से रिलेटेड कुछ होगा, शायद वो करके उस चीज़ को, ये फुटेजेस को यूज करके या खुद से कंटेंट क्रिएट करके उससे भी बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो। हेल्थ से रिलेटेड हम काफ़ी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी एक नया सेगमेंट, एक नई चीज़ जिस पे बहुत फोकस किया जा रहा है, जिस पे पहले फोकस नहीं किया जाता था, मुझे लगता है वो गट हेल्थ है। आजकल काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप देखोगे, कई सारे डॉक्टर्स के वीडियो जो गट हेल्थ से स्पेशलिस्ट है, उनके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। पिछले एपिसोड में राम वर्मा जी भी आए थे, उन्होंने भी गट हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी बातें करी। आपका इसके ऊपर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या कि गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कुछ बातें, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस? ज़रूर। आप देखो, गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। यानी हमारे ये जो ब्रेन है, इसके बाद जो सबसे पावरफुल चीज़ हमारे पास है वो गट है। क्योंकि वैसे तो हमारी पूरी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो हमारे गट में है। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, सब तरह के बैक्टीरिया। और आप देखो कि ये अपने आप में हम एक चलती फिरती कॉलोनी है। मतलब ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया हमारे पास हैं, ट्रिलियंस ऑफ, करोड़ों की तादाद में वो हमारे अंदर जी रहे हैं, पनप रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। तो हम उनके लिए कॉलोनी तो हुए। हो सकता है हम भी किसी के लिए बैक्टीरिया ही हों, हम किसी के अंदर हम भी पनप रहे हों, खैर एक अलग बात है। लेकिन हम एक चलती फिरती कॉलोनी है, और हमारे अंदर ये जो ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया हैं, ये गट बैक्टीरिया हमारी हेल्थ को बहुत मेजरली गवर्न करते हैं, स्पेशली हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे दिमाग को। क्योंकि हमारे हैप्पीनेस केमिकल जैसे हमारा सेरोटोनिन है, ये 95% सेरोटोनिन हमारे गट में रिलीज होता है। हमारा जो कॉर्टिजोल है वो भी हमारा 95% हमारे गट में रिलीज होता है। हमारा एड्रेनलिन, हमको रश मिलता है एकदम से फाइट एंड फ्लाइट में आने के लिए। हमें कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन दोनों मिलते हैं किसी भी फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में, ये भी गट में रिलीज होते हैं। हमारे यहाँ पे पैनक्रियाज के नीचे एक जगह होती है जहाँ पर वो एड्रेनलिन हमारा रिलीज होता है। तो आप देखो जो हमारे मेजर केमिकल्स हैं वो हमारे गट में रिलीज हो रहे हैं। तो इसीलिए कई बार बोला जाता है कि वो इंसान जो स्ट्रेस में जाएगा ना, सबसे पहले उसका पेट खराब होगा, सबसे पहले उसको, फिर आगे चल के IBS होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, उसको गैस होगी, एसिडिटी होगी, अपच होगा, कई तरह का दिक्कत चले। क्यों? क्योंकि उसके जो हैप्पी केमिकल्स थे जो गट में रिलीज होने वाले थे, उनका इम्बैलेंस हो गया। जो स्ट्रेस केमिकल था, कॉर्टिजोल था, एड्रेनलिन था, वो एकदम से, तो सबसे पहले गट पे इफेक्ट डालता है। और अगर गट बैक्टीरिया, हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं, वो अगर हमारे सही मात्रा में, उनकी अगर क्वांटिटी वो बढ़िया प्रोड्यूस हो रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, तो आप देखोगे दिमाग बहुत शांत रहेगा। इसीलिए कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो हमारे यहाँ पर किसी भी अच्छे काम पर जाने से पहले उसको दही खिलाया जाता था, चीनी डाल के। घर से जा रहे हो ना, एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, दही खा के जाओ। आप किसी बढ़िया काम पे, शुभ काम पे जा रहे हो, दही खा के जाओ। उसका रीजन क्या था?
उसका रीजन ये था कि दही एक्चुअल में वो जो है गुड बैक्टीरिया का खजाना है, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, लाइव बैक्टीरिया है उसके अंदर, वो आपके गट में जाता है तो वो अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है। और जितना आपके पास गुड बैक्टीरिया होगा उतना ज़्यादा आपका माइंड स्टेबल रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा। और ये सारा का सारा सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जिसको हम ऊपर वाले को सिंपैथेटिक और नीचे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्चुअल में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके साथ कनेक्ट होना। इसीलिए हम लोग डीप ब्रीदिंग कई बार बताते हैं, ताकि आप डीप ब्रीद करोगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आप अपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर पाओगे। इसी से ही जो है आप आपके अंदर जो गट बैक्टीरिया है उसका प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे। तो एक्चुअल में हमें गट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और ये गट बैक्टीरिया भी डायरेक्टली हमारे माइंड से भी प्रोग्राम होता है, हमारे क्या थॉट्स चल रहे हैं। क्योंकि जब एक बच्चा है ना, जो अपनी मदर के वूम्ब में है, उस 9 मंथ्स के दौरान, जो प्रेगनेंसी का टाइम है, उस 9 मंथ्स के दौरान मदर का जो इमोशनल स्टेट रहा होगा ना, वो बच्चे को बहुत हद तक प्रोग्राम कर देता है। मतलब आज तो डॉक्टर्स इसको मानते हैं कि बच्चा एक्चुअल में वैसा नहीं निकलता जो उसको जीन्स मिल रहे हैं, जीन्स के साथ जैसी उसको मेंटल प्रोग्रामिंग मिल रहे हैं। और हमने तो देखा कि अभिमन्यु ने पूरा का पूरा चक्रव्यूह भेदना अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया था। क्यों? क्योंकि बाहर से वो सुनाई दे रहा, प्रोग्रामिंग मिल रही है। बहुत सी लेडीज को आप देखोगे जिनको, जो अपने आप को टॉर्चर्ड फील करती हैं उस टाइम पे, या जिनको लगता है कि ससुराल में उनको नहीं अच्छा, उनका मेंटल स्टेट सही नहीं चल रहा, तो उनके बच्चे के अंदर आप देखोगे बहुत ज़्यादा वो लो डिप्रेशन और बहुत वो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि एक्चुअल में वो बच्चा भी प्रोग्राम हो रहा है। तो अगर वो आपके बॉडी का एक पार्ट है, वो पूरी आपकी प्रोग्रामिंग ले रहा है, तो आपके गट बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी का एक पार्ट है। जो आप सोच रहे हो ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीव है आपके अंदर, ये भी आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग ले रहे हैं। तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस का माहौल आपके गट बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को एक्टिवेट ज्यादा करता है। थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल, आपके लोगों को लगता है सिर्फ दही खाने से गुड बैक्टीरिया, नहीं, आपके अच्छे विचार भी आपके गुड बैक्टीरिया की संख्या को ज्यादा बढ़िया माहौल मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। ऐसी आप 2-3 चीज़ें बता सकते हो प्रैक्टिकली जो अपने गट बैक्टीरिया को सही करने के लिए कर सकते हैं? जैसे कि खाना तो है ही, एक डाइट है, खाना और तो है ही ज़रूर। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको, एक हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम से चला आ रहा है कि खाने के साथ अचार ज़रूर खाओ अगर गले की कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है प्रीबायोटिक, एक होता है प्रोबायोटिक। तो अचार वो फूड है जो गट बैक्टीरिया को ज़्यादा ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। हाँ जी, ठीक वैसे ही जो हमारा दही है, जो कर्ड है, स्पेशली अगर वो गाय का दही हो, वो गाय का दही, उसके अंदर वो राइट अमाउंट ऑफ जो माइक्रोबायोटा को चाहिए एनवायरनमेंट, वो उस दही के अंदर होता है। एक्चुअल में उसमें नमक नहीं डालना चाहिए बस, क्योंकि नमक डालते ही वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो छाछ फिर अच्छा नहीं है? छाछ अच्छा, छाछ देखिए, छाछ अगर आप उसको बैक्टीरिया के बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, हाँ तो आपको वो नहीं मिलेगा। अदरवाइज उसके बाकी सभी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपने उसमें सॉल्ट डाला है ना, हाँ। तो उसके आपको उससे एनर्जी मिल रही है, आपके कैल्शियम के लिए वो बहुत बढ़िया है बॉडी के लिए, आपके और बड़े सारे वाइटल्स न्यूट्रिएंट्स को पूरा करेगा। लेकिन अगर आप उसको बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया के लिए लेना चाहते हैं, फिर आपको उसमें नमक नहीं डालना, चीनी नहीं डालनी। चीनी भी अच्छी नहीं है, चीनी भी अच्छी नहीं है। आप उसमें डाल सकते हैं, जो आयुर्वेद में बताया गया कि आप उसमें जीरे का पाउडर डाल सकते हैं, आप उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, वैसे वो भी नहीं है। जीरे का पाउडर डाल सकते हैं आप, हाँ, आप उसमें सिनेमन डाल सकते हैं, हल्का फुल्का सा उसका पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप शक्कर डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं। अगर मीठा पीना ही है तो धागे वाली मिश्री डालो, क्योंकि उसमें थोड़ा कम सल्फर या थोड़े कम वो केमिकल्स होते हैं जो चीनी में होते हैं। अच्छा, वो उन केमिकल से प्रोसेस होने का पहला स्टेज है जो मिश्री होती है, धागे वाली स्पेशली। तो दही जो है बहुत बढ़िया हमारे गुड बैक्टीरिया को ग्रो करवाता है। प्लस आप जितना खुश रहेंगे उतना आपके गुड बैक्टीरिया, जितना राजा बढ़िया रहेगा उतनी प्रजा बढ़िया रहेगी। तो यहां पर अगर आप हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं, आपका सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, एनेंडामाइड, पाप बहुत दिल से खुश हो, तो आपके गट बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, क्योंकि आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स आपके गट माइक्रोबायोटा को एक बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट देते हैं। और जिस भी जगह पर एनवायरनमेंट अच्छा होगा ना, वहां पर ग्रोथ होगी। राइट। बाहर भी देख लो, जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना, लोग अच्छे नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, वहां पर ग्रो करना बड़ा मुश्किल है। जिसको ग्रो करना है ना, उसको वहां से बाहर निकलना पड़ता है, सही एनवायरनमेंट में जाना जरूरी है। तो यहाँ पर जो आपके विचार हैं, ये आपके गट बैक्टीरिया को एक अच्छा या बुरा एनवायरनमेंट देते हैं। बहुत जरूरी है, आप खुश रहोगे, आपका गट बढ़िया रहेगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस में हो, सबसे पहले गट खराब होता है, गट खराब हो तो ये भी स्ट्रेस में ले आता है, वाइस वर्सा, दोनों कनेक्टेड है। ऐसा ही अगर आप हैप्पी हो, आपका गट बढ़िया हो जाता है, गट बढ़िया हो तो आप हैप्पी हो जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि आपका स्टेट, मेंटल स्टेट क्या है, ये बहुत भयंकर इंपैक्ट डालता है आपके गट बैक्टीरिया पे। और डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कॉर्टिजोल को कम करता है, जो स्ट्रेस केमिकल है एड्रेनलिन, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है उसको शांत करता है, तो भी गट बैक्टीरिया गुड प्रोड्यूस होता है।